विश्व में मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है अस्थमा अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और वो भी बहुत ही अलग अंदाज में। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। उत्तर प्रदेश की राजधानी के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में शताब्दी हॉस्पिटल फेज 2 में आयोजित हुआ अस्थमा कॉन्क्लेव 2024 कार्यक्रम, जहां पर देश के प्रख्यात डॉक्टरों ने की इसमें शिरकत। वहीं पर बताया किस तरीके से अस्थमा के रोकथाम के लिए करें उपाय। और हंगामा टाइम्स न्यूज़ की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने बात की उन डॉक्टरों से और जाना आखिरकार कार्यक्रम का क्या था मुख्य उद्देश्य। वहीं आपको हम बता दें कि प्रख्यात डॉक्टरों ने दी हैं कड़ी हिदायतें मरीजों को। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज हम KGMU में हैं। आपको बता दें कि हर साल मई के पहले मंगलवार को अस्थमा विश्व डे मनाया जाता है, जहां अस्थमा पे बात होती है, एलर्जी पे बात होती है। आज KGMU में एक बैठक हुई है और वीरेंद्र प्रकाश हमारे साथ में है। सर विद प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे आज की जो बैठक हुई है उसके बारे में? कहाँ से कौन कौन डॉक्टर्स आए हैं और इसके पीछे क्या मेन उद्देश्य है? देखिए, जो एक्सपर्ट्स ने अभी बताया है उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनका अस्थमा या तो पकड़ में नहीं आया, या फिर वो सही जगह पे इलाज के लिए नहीं गए, या फिर जहाँ गए तो वहाँ से किन्हीं कारणों से छोड़ दिया, या फिर जब अच्छा इलाज शुरू भी हो गया डायग्नोसिस होने के बाद तो उसको बीच में छोड़ दिया। इस तरह की वजह से क्या हो रहा है कि दुनिया भर में 30 करोड़ लोग अस्थमा से ग्रसित हैं और इनमें 90-95% लोग गलत इलाज कर रहे हैं। इसके चलते क्या है कि जहां एक भी मौत नहीं होनी चाहिए अस्थमा से, वहां 4.5 लाख मौत प्रतिवर्ष हो रही हैं दुनिया भर में, और उसमें भी लगभग आधी मौतें सिर्फ भारत में हो रही हैं। तो हमारी जो स्थिति है वो और ज़्यादा ख़राब है, और मैं ये कहता हूँ कि अस्थमा से किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए। गंभीर बीमारी नहीं सर, फिर भी मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे। बिल्कुल, देखिए आप देखेंगे कि बच्चों में 14% बच्चों में अस्थमा है और एडल्ट तक है। महिलाओं में भी, अगर एडल्ट की बात करें तो महिलाओं में और ज़्यादा है। तो ये जो स्थिति है जहाँ पे कि हम लोग बेहतर इलाज के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी ये स्थितियां हैं कि 90-95% लोगों का इलाज या तो नहीं चल रहा है या गलत चल रहा है। सर जागरूकता नहीं है? बिल्कुल, जागरूकता नहीं है लोगों में, और इवन जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनमें भी पूरी तरह से जागरूकता नहीं है। इसीलिए आज का जो मौका है, वर्ल्ड अस्थमा डे, जो कि 7 मई को मनाया जा रहा है, ये पहले मंगलवार को मनाया जाता है मई के। तो मई के पहले मंगलवार के दिन और 8 तारीख को भी 2 दिन का ये कार्यक्रम किया गया है, और हम लोगों ने यहाँ पे देश भर के जो भी बड़े बड़े नाम हैं, चंडीगढ़ से डॉक्टर डी बेहरा साहब पद्मश्री अवार्डी हैं, देश में पहली बार DM कोर्स उन्होंने प्रारंभ किया चंडीगढ़ में, वो हमारे बीच में हैं। चीफ गेस्ट हैं फंक्शन के बीरेंद्र सिंह साहब हैं जयपुर से, डॉक्टर PC कथूरिया दिल्ली से हैं, BK जैन साहब जयपुर से हैं, और दिल्ली से डॉक्टर तलवार हैं नोएडा से। तो दीपक तलवार जी बड़े रिनाउंड नाम हमारे बीच में हैं। इसके साथ ही साथ PGI के जो इम्यूनोलॉजी विभाग है वहाँ के प्रोफेसर विकास अग्रवाल जी, PGI के पल्मोनरी के HOD डॉक्टर आलोकनाथ जी, डॉक्टर गौरव पांडे जो कि फूड एलर्जी की बात करेंगे, वो हमारे बीच में सब लोग हैं। और KGMU में और जो लोहिया संस्थान है, लोहिया संस्थान के HOD डॉक्टर हेमंत, वो भी, उनका भी लेक्चर हुआ। हम लोगों का विभाग है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग KGMU का है, और साथ ही साथ जितने भी लखनऊ में प्रैक्टिशनर्स हैं या हमारे यंग जो स्टूडेंट्स हैं जो MD कर रहे हैं और या DM कर रहे हैं, उन सबको इन्वॉल्व करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सर सम्मान भी दिया गया, सम्मानित किया गया है आपके द्वारा सभी? देखिए, चीफ गेस्ट हैं पद्मश्री डॉक्टर डी बेहरा साहब, तो उनको सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ 2 एक्सीलेंस अवार्ड इसमें हैं। 50 साल से एलर्जी के क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेसर BK जैन, जो कि जयपुर से चल कर के यहाँ आए हैं, 51 साल हो गया है उनको इसमें काम करते करते, एलर्जी के क्षेत्र में बड़ा नाम है, उनको एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा। और डॉक्टर PC कथूरिया जो दिल्ली में है,
वो भी बहुत सीनियर हैं और उनको भी लगभग 48 साल हो गए हैं काम करते करते, तो उनको भी एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। उसी समय केजीएमयू में जहां एलर्जी और अस्थमा को लेकर एक बैठक हुई है, बात हुई है, इस बात में क्या खास रहा है और अस्थमा को लेकर क्या बात हुई है, आज क्या खास रहा है इस बैठक में, सर से जानेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर वीरेंद्र, कैसा लगा यहाँ आकर और क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक को लेकर, जो बात हुई है आज प्रोग्राम को लेकर? बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, और इसमें जो बात हुई वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पर जो हमारी लेटेस्ट स्टडीज़ इंडिया में हुई हैं उनमें ये पाया गया कि हर एक अस्थमा जो डायग्नोज है उसके पीछे 3 अनडायग्नोज अस्थमा के पेशेंट हैं, और अनडायग्नोज अस्थमा एक, फिर डायग्नोज अस्थमा के अंदर मुश्किल से 25% ट्रीटमेंट लेते हैं, बट अनडायग्नोज अस्थमा में 2% से भी कम लेते हैं। आप कहेंगे साहब इससे क्या बिगड़ता है? इससे बिगड़ता ये है कि पूरे विश्व के यदि मृत्यु के आंकड़े देखें तो 46% जो डेथ अस्थमा से विश्व में हो रही हैं उसमें से 46% भारत में हो रही हैं, जबकि पूरे विश्व के अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनमें से सिर्फ 13% हमारे देश में रहते हैं, लेकिन मृत्यु की दर 3 गुनी भी ज़्यादा अधिक। तो अब ये जो अधिक मृत्यु है इसका कारण नंबर 1 अनडायग्नोज अस्थमा, क्योंकि वो खांसी लिए हुए ही सोसाइटी में घूमते रहते हैं, वो छींक लिए हुए ही सोसाइटी में एलर्जी कहते हुए या खांसी करते हुए रहते हैं। दूसरा, एक बार होने के बाद वो नियमित इलाज नहीं लेते, वो सिर्फ तकलीफ़ होती है तब लेते हैं, जबकि बात ये है कि सिम्टम्स आर इंटरमिटेंट बट डिजीज़ इज़ कंटिन्यूअस एंड परसिस्टेंट। तो बीमारी लगातार चलती है जबकि लक्षण है वो इंटरमिटेंट होते हैं। तो यदि हमें देश के अस्थमा के पेशेंट को मृत्यु से बचाना है तो डायग्नोसिस प्रॉपरली होना चाहिए, जिसको भी खांसी लंबी हो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा, डॉक्टर जो इलाज लिखें उसको नियमित लेना चाहिए। ये इस तरह के नोशन की अस्थमा इज़ क्योरेबल वो भ्रामक हैं। कोई थेरेपी यदि क्लेम ये करे कि साहब आप ये लीजिए इससे जड़ से ख़त्म हो जाएगा, तो विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें नियमित इलाज लेना चाहिए जिससे कि हम हमारे देशवासियों को इस मृत्यु से बचा सकें, स्पेशली अस्थमा के रोगियों को। और हमारे साथ सूर्यकांत जी, सर आपसे एक सवाल मेरा अहम ये रहेगा, क्या अभी भी अस्थमा को, आप दोनों से मेरा सवाल है, अभी भी अस्थमा को हमारे भारत बहुत हल्के में लेते हैं और उनको लगता है कोई बड़ी गंभीर बीमारी नहीं है, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, घरेलू खांसी कोई बहुत ईजिली ले लेते हैं वो लोग। तो क्या कहना चाहेंगे आज की जो बैठक हुई इसमें? देखिए, अभी जयपुर से आए हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सर, और अस्थमा में बहुत ही उल्लेखनीय शोध कार्य किया है सर ने। और अभी सर ने बताया कि 4 अगर अस्थमा के रोगी हैं तो उसमें एक ही पकड़ में आ रहा है, 3 तो पकड़ में नहीं आ रहे हैं, वो मान ही नहीं रहे हैं कि हमको अस्थमा है। तो यहाँ पर मैं ये चाहूँगा जनता को जागरूक करने के लिए, क्योंकि इस बार जो विश्व अस्थमा की थीम है उसमें भी यही है कि हमें अस्थमा की जानकारी सबको देनी है, लोगों को एजुकेट करना है। तो नंबर 1, जैसा किसने बताया, अगर किसी के घर में बच्चा है, क्योंकि बचपन से ही अस्थमा शुरू होता है, 80% मामले अस्थमा के बचपन से शुरू होते हैं, तो हमें बच्चों पे खास नज़र रखनी है कि अगर कोई गांव वाला कहे कि साहब ये बच्चा खेलने जाता है और इसकी तो पसली चलने लगती है, आपने सुना होगा गांव की भाषा में जब सांस फूलती है बच्चे की तो कहते हैं पसली चलने लगती है। अगर कोई बच्चा खेलने जाता है, उसको जल्दी हाँफ जाता है, खांसी आ जाती है, पसली चलने लगती है, उसको बार बार सर्दी जुकाम होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह भोर के समय खांसी आती है, तो ऐसे बच्चे को अस्थमा हो सकता है। और नाक की एलर्जी को लोग कहते हैं नाक बह रही है, कोई बीमारी है क्या? अरे भाई, नाक की एलर्जी का हर 3 में से 1 मरीज जो है वो आगे चल के अस्थमा बन जाता है। तो हमें वहीं पे डायग्नोस करने की ज़रूरत है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे अपने जनता को कि बच्चों पे खास नज़र रखें। और बच्चों में अस्थमा बढ़ रहा है इसलिए क्योंकि बच्चे अब फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं, बच्चे कोल्ड ड्रिंक बहुत पी रहे हैं, बच्चे आइसक्रीम बहुत खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव पड़ी हुई चीज़ें खा रहे हैं, और ये सब चीज़ें जो है अस्थमा को बढ़ावा देती हैं। इसके साथ बच्चे जो हैं वो
टेडी बियर का बहुत शौक रखते हैं, फर वाले खिलौने। बच्चा है, बच्चे की लंबाई 2 फीट है और टेडी बियर 3 फीट का घर में रखा हुआ है, तो ये भी एक समस्या है। घर को इंसानों के लिए घर होता है, उसको जो जानवर का बाड़ा बना दिया गया, कुत्ता बिल्ली सब रह रहे हैं उसमें। फिर उन्होंने ये भी नहीं बना तो उन्होंने चिड़ियाघर बना दिया, तो उसमें तोता, मैना और ये आपके खरगोश, पता नहीं क्या क्या बना दिया। तो इन सब से भी बहुत एलर्जी होती है। और अस्थमा तो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कोई छूत की बीमारी नहीं है। पैदाइशी रूप से उस व्यक्ति की सांस की नलियाँ जिसके हाइपर सेंसिटिव है, अति संवेदनशील है, वही धूल धुआं गर्दा या किसी एलर्जी के कारक के संपर्क में आती हैं जब सांस की नलियाँ, तो उसमें सूजन आ जाती है और सिकुड़न आ जाती है। और जब सांस की नली में सिकुड़ेगी तो सांस फूलेगी, क्योंकि सांस की नली से ही जा रही है। तो सांस की नली फूले न पाए, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि घर में न तो सीलन हो, न धूल हो, न धुआं हो, न गर्दा हो, और ना ही अगर ज़्यादा घर मॉडर्न होगा, बहुत ज़्यादा कारपेट है, सोफ़ा कवर है, कर्टेन है, तो इस पर भी धूल जमेगी, तो ये भी करेगा। बहुत ज़्यादा आप कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे जिसमें खुशबू खूब आती है, ये भी अस्थमा को बढ़ावा देते हैं। धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, कछुआ छाप है, हवन की पूजा है, वगैरह वगैरह, जहाँ से भी धुआं उठता है और जहाँ से भी खुशबू उड़ती है, जैसे महिलाएं जो हैं वो किचन में छौंक लगाती हैं तो उससे भी खुशबू उड़ती है। तो ये सब अस्थमा को बढ़ाने वाले कारक हैं। होली, दिवाली, ईद, बकरीद हम अपने घर की सफाई करते हैं तो उसमें धूल उड़ती है, उसमें पेंट करते हैं तो पेंट की खुशबू निकलती है। तो ये सब चीज़ें अस्थमा को बढ़ाती हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अस्थमा के बारे में सब लोग एजुकेट हों, और इन्हेलर चिकित्सा ही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। लोग तो मछली खा लेते हैं, अच्छा खासा शाकाहारी व्यक्ति हैदराबादी मछली खा लेता है। हमारे पास 5-5 बार मछलियाँ खाए फिर भी हमारे और डॉक्टर साहब के पास पेशेंट आते हैं कि अरे सर गलती हो गई, 5 बार मछली खा ली लेकिन अस्थमा तो ठीक नहीं हुआ। तो ये जो लोग भ्रामक प्रचार कर देते हैं कि तंत्र चिकित्सा से ठीक कर देंगे, मंत्र चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा और ये वो मछली इन सब के भ्रामक प्रचार में ना पड़े। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो खुद पब्लिक डोमेन में ये मान चुके हैं कि हमको अस्थमा है, जैसे अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, सौरभ गांगुली, शोएब अख्तर, ये सब मान चुके हैं, PT उषा, कि हमको अस्थमा है और हम इन्हेलर लेते हैं, और इन्हेलर लेके ही ये इतने बड़े स्टार बन गए। तो अस्थमा का व्यक्ति सब कुछ कर सकता है बशर्ते वो इन्हेलर डॉक्टर की सलाह से लेता रहे। सर, जैसे कि हमने पोलियो पे विजय प्राप्त की है, एक समय था पोलियो बहुत ही ऐसा पावरफुल था कि उसकी चपेट में सभी, लेकिन उसके लिए सिर्फ प्रचार प्रसार हुआ, जागरूकता बढ़ी, अब पोलियो उतना नहीं है। तो अस्थमा डेडिकेट, अब ये बताइए सर कि अब अस्थमा के लिए सर क्या करें, सरकार करे, आम इंसान करे, ये वो जिम्मेदार लोग ऐसे क्या करें सर कि जिनसे कि अब लोगों तक, गाँव ग्रामीणों तक भी पहुँचे, शहरों तक भी पहुँचे, इसकी जागरूकता कैसे करें? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो एस्थमा के पेशेंट्स की जितनी डेथ हो रही है वो रियली अलार्मिंग है। 2019 में 43% इंडियन थे, 2022 के अंदर करीब 46% की डेथ है वो इंडियन है। तो अपने इंडिया का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल डेटा में बढ़ता जा रहा है। इसको बचाने का एक ही तरीका है कि प्रचार और प्रसार खूब हो, हर एक को पता होना चाहिए कि भाई मेरे को पहली चीज़ मेरे को एस्थमा है, वो स्वीकार करे, फिर उसको सही इलाज लेना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर सूर्यकांत जी ने बताया कि भाई इन्हेलर लेना चाहिए, और उसके थ्रू ICS इन्हेलर है, जो स्टीरॉइड का कंटेंट वाला इन्हेलर जो हम लेते हैं, वो इन्हेलर इसकी रामबाण दवा मानते हैं, और वो दवा लेंगे तो एस्थमा बिल्कुल कंट्रोल रहेगा और उसमें फैटल रिएक्शन नहीं होंगे। तो यही चीज़ें पहले पहचानें, स्वीकार करें और उसका नियमित सही इलाज लें। आए हुए मेहमानों जानते हैं, जो डॉक्टर हमारे साथ उनसे जानते हैं कि आज जो KGMU में कार्यक्रम रहा अस्थमा और एलर्जी को लेकर, उसमें क्या मेन रहा और क्या कहना चाहेंगे दर्शक उन्हें देख रहे हैं, और दर्शकों के लिए सर क्या खास रहा आज के कार्यक्रम में सर? You see, now there is a consistent and a persistent increase of the allergic asthma disorders. So there is a urgent need of these such type of the symposia and conclave. We must understand all over the world there is an increase in the global warming, and along with that there is a change in the lifestyle, modifications, and also there is a too much of the environmental disturbances going on. So these are the compounding factors which leads to the increase in the allergic disorders. So if we look at the burden of the disease, today 1 in 3 is suffering from the allergic disorders, and 1 in 5 suffers from the allergic rhinitis, and 1 in 10 suffers from the primarily the respiratory allergic diseases. And most of these patients, sometimes if they have got a compounding other diseases like food allergy or drug allergy, they have got the
history of the anaphylaxis, angioedema, and urticaria. So to suppress this ongoing inflammation, we need the update treatment. So that is the basic theme of our updating, giving awareness to the doctors and to the public also, so that what should do, what to treat, and the slogan rise with us that to test early, treat early, and train the immunity in our body. एक सवाल है आपसे बस मेरा, क्या ये एलर्जी अस्थमा छूने की बीमारी, छूत की बीमारी फैलती है? No, no, no. It is an environmental genetically predisposition along with the various compounding factors which is present in the air. You see, all it depends on how much the type of the allergens we inhale. It is all over the world, allergens are there. So once with the addition of the pollution, chemical, irritant, they take these along with the allergens become so much of the cytotoxic. So it is not from the other people. It is a genetically predisposition fight with the environment. And acute stage of EBPH mitigate the onset or progression of bronchiectasis, a marker of end-stage lung disease and chronic pulmonary aspergillosis, and with minimal or no adverse reactions related to treatment. So we have to identify and exclude the Dr. R.A.S. Kushwaha sir. Sir. Dr. Rishabh. Dr. Prashanta. Dr. R.A.S. Kushwaha sir.